नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा अशोका बैच चल रहा है, उसका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा द गुप्ता एम्पायर। इसमें हम डील करेंगे गुप्ता एम्पायर के जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे, प्लस उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, एंड लास्ट में उनका आर्किटेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी गुप्ता एम्पायर से। तो ये कंटेंट्स हो गए, क्या क्या हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट किंग्स हो गए, कौन कौन से किंग थे, ठीक है, किसने फाउंडेशन रखी थी इसकी गुप्ता एम्पायर की, कौन इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल किंग्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनके रूल के, उनके शासन के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, पूरा एम्पायर था, वो किस में डिवाइड होता था, फिर आगे जाके वो फर्दर किस में, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट्स आगे जाके डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक लाइफ की, इकोनॉमिक लाइफ में कैसी कैसी इकोनॉमी थी, ठीक है, कॉइन्स कैसे थे, एंड देन सोशल लाइफ, वुमेन की कंडीशंस कैसी थी, ठीक है, आपका जो कास्ट सिस्टम था वो कैसा था, एंड लास्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गुप्ता एम्पायर जो था हमारा, इट वाज स्टार्टेड इन 240 से 550। जो मेन के वो थे फाउंडर थे वो श्रीगुप्त। अभी जो गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एज को हम क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी कहते हैं इंडियन हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गुप्ता की एज थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुए इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य के, ठीक है, या फिर हम बात करें साइंस, या बात करें हम ट्रेड या कॉइन्स। तो इस वजह से हम इस एज को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि इन द एंशिएंट हिस्ट्री ड्यूरिंग विच टाइम इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल एज ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है, तो उसका आ जाएगा गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो जो भी इनके बारे में नॉलेज मिली हमको, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त, वो भी हम आगे डील करेंगे। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख है, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब चंद्रगुप्त II के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ एंड ईरान इंस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स में चंद्रगुप्त आता है फर्स्ट। चंद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिप्लोमेटिक किंग्स जो गुप्ता एम्पायर का था। तो इसने क्या करा था, ही मैरिड लिच्छावी प्रिंसेस, लिच्छावी एक लाइन का नाम है, वहाँ पे उनकी राजकुमारी से विवाह करके जो इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इतने, उस अपने किंगडम के एक्सपेंड किए। ठीक है, उसके अलावा इसने अपना गुप्ता एरा स्टार्ट करा। गुप्ता एरा का मतलब ये है कि इसने मतलब इसी के दौरान जो गुप्तास थे वो बिकेम वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पावर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसने 319 CE में गुप्ता एरा स्टार्ट करा। ठीक है, गुप्त युग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, गुप्त युग स्टार्ट करा उसने। ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, किंग ऑफ द किंग्स। तो क्वेश्चन ये बनता है, अमंग द गुप्ता किंग्स हु वाज द वन हु टुक द टाइटल, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त I। ठीक है, महाराजा धीराज, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, 335 से 375 CE पे इसने रूल किया। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स किए हैं इंडिया में, एंड ही डिफीटेड मेनी किंग्स अराउंड हिम। तो इसको जो हिस्टोरियन V.A. स्मिथ था, उसने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया की नाम की उपाधि भी दी। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हु वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है समुद्रगुप्त से रिलेटेड, मेनली वो सारी की सारी मिल जाती है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, ये लिखा था, ये कंपोज किया गया था किसके द्वारा, हरिसेन। और ये जो हरिसेन था, ये था समुद्रगुप्त का कवि, जो दरबार में कवि होता है। ठीक है, कोर्ट पोएट था हरिसेन। ठीक है, तो सारी के साथ जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग का अभिलेख है, वो किसके द्वारा रचित है, वो है हरिसेन के द्वारा। और किसके लिए संबोधित है, संबोधित करता है किसको, समुद्रगुप्त को।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अडॉप्टेड दिग्विजय एंड धर्मविजय। ठीक है, ये भी नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिग्विजय एंड धर्मविजय की जो पॉलिसी थी, इट इज़ बेसिकली दिग्विजय मीन्स मिलिट्री कॉन्केस्ट, मतलब मिलिट्री के थ्रू, आपको वॉर के थ्रू कॉन्कर करना है, हराना है सबको। एंड धर्म विजय मतलब थ्रू पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के थ्रू आपको आपके जितने भी आसपास के राज्य हैं उनको उन पर जीत पानी है। तो ये जो पॉलिसी थी वो थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस टू प्रोक्लेम द सॉवरेनिटी। अश्वमेध सैक्रिफाइस को यूज करते हुए इसने जो संप्रभुता थी उसकी घोषणा की। ठीक है, तो अश्वमेध सैक्रिफाइस क्या होता था? अश्वमेध सैक्रिफाइस होता था घोड़ा छोड़ देते थे जहाँ तक, जब तक उसको कोई पकड़ेगा नहीं तब तक वहाँ तक राजा की मतलब राज माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता था अश्वमेध सैक्रिफाइस। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ म्यूजिक आर्ट्स। ठीक है, ही वॉज हिमसेल्फ अ वीणा प्लेयर एंड ही टुक द टाइटल ऑफ कविराज। ठीक है, जो उसका टाइटल लिया था उसने समुद्रगुप्त ने, वो टाइटल का नाम था कविराज। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कविराज जो ये टाइटल था वो किस किंग ने लिया था, किस रूलर ने लिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट किंग आ जाता है हमारा चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त टू की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त टू ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। तो इसका जो दूसरा नाम था वो था विक्रमादित्य या सिमा विक्रमा। ठीक है, सन ऑफ वेलर। तो इसके टाइम में ही गोल्डन पीरियड था गुप्ता एम्पायर का। वो क्यों, वो भी हम आगे देखेंगे। जो इसका कोर्ट था, जो इसका दरबार था, वो 9 रत्नों से सुसज्जित था। ठीक है, हिज कोर्ट वाज अडॉर्न्ड बाय 9 रत्नास, जिनको हम नवरत्नों से जाना गया। ठीक है, इसने अपना रूल बढ़ाने के लिए अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी इसने करा दी थी रुद्रसेन टू से। ठीक है, जिससे कि इसका जो रूल है सेंट्रल इंडिया में वो और स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ से इसकी दिखती है इसकी जो डिप्लोमेटिक एक्यूमेन था, मतलब डिप्लोमेसी में ये भी काफ़ी श्रूड रूलर था, काफ़ी चालाक रूलर था। तो इसने अपनी बेटी की शादी करवा दी वाकाटका रूलर से, ताकि ये जो सेंट्रल इंडिया में कंट्रोल ज़्यादा रख सके। ठीक है, उसके बाद आयरन पिलर एंड मेहरौली, ये आ गया यहाँ पे। दिल्ली में नोन फॉर हिज रिमार्केबल रस्ट मेटलर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू हिम। ठीक है, अब ये जो आयरन पिलर है मेहरौली में, ये किस किंग के लिए एट्रीब्यूटेड है? या चंद्रगुप्त टू। ठीक है, अब ये अराउंड 1600 ईयर्स बैक ये खड़ा किया था, और ये जाना जाता है कि आज तक कभी रस्ट नहीं लगा, जंग नहीं लगा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसमें जो फॉस्फोरस कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। फॉस्फोरस कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लेयर बन जाती है फॉस्फोरस की, एंड इट प्रोटेक्ट्स द आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। ठीक है, तो ये रीज़न है इसका कि आज तक इसमें क्यों जंग नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त टू की बात करते हैं। उसके बाद ही मेंटेन कैपिटल। ठीक है, 2 कैपिटल रखी इसने, एक पाटलिपुत्र रखी, पाटलिपुत्र के साथ साथ इसने रखी उज्जैन इसने रखी है, ताकि किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ा था तो वेस्टर्न साइड जो किंगडम था उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर भी नजर रखने के लिए इसने उज्जैन को सेकेंड कैपिटल, ठीक है, मान लिया। पाटलिपुत्र थी मेन कैपिटल थी। अब ये थी हिज कोर्ट हैड 9 renowned intellectuals known as रत्न, 9 जेम्स जिसको बोलते थे। कौन कौन से थे? वाराम हीरा हो गए जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी है, बृहद संहिता, बृहद जातका। ठीक है, कालिदास हर कोई जानता है, अभी ज्ञान शकुंतलम लिखी है, मेघदूतम और भी लिखी है, ऋतु संहारा लिखी है। ठीक है, और घटक पारा ने लिखी एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। वेताल भट्ट ऑथर ऑफ मंत्र शास्त्र। अरारुचि हो गए मेरे प्राक्षस कहापना का हो गए हमारे ऑथर ऑफ ज्योतिष शास्त्र हो गए। शंकु हो गए शिल्प शास्त्र, शिल्प अगेन आर्किटेक्चर। धन्वंतरी फिजिशियन। ठीक है, ये पूछा जाता है धन्वंतरी किसके कोर्ट में थे। अब वो एग्जाम में कालिदास नहीं पूछते हैं, कालिदास सबको पता होता है कि चंद्रगुप्त टू के थे, तो धन्वंतरी पूछते हैं। धन्वंतरी एग्जाम में पूछा भी गया है किसके फिजिशियन थे, किसके कोर्ट में थे, तो वो थे चंद्रगुप्त टू। लास्ट इन अमर सिन्हा ऑथर ऑफ अमरकोश। तो ये जो 9 जेम्स थे ये थे हमारे जो चंद्रगुप्त टू था उसके कोर्ट में। ठीक है, उसके हम बात करते हैं कुमारगुप्त वन, जिसको कि महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ही वो था डिवाउट वैष्णवाइट, मतलब ये वैष्णव था, विष्णु भगवान की पूजा करने वाला था। लेकिन इसने नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो आगे जाके बन जाएगी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो किस रिलीजन को केटर करती थी। ठीक है, मेनली किस रिलीजन को केटर करती थी, एग्जाम में पूछा भी गया है काफ़ी। तो वहाँ पे आ जाएगा बुद्धिज्म। इसको बनाया किसने था, किसने स्थापना करी थी? कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त वन। एंड ही वॉज नॉट बुद्धिस्ट, ही वॉज वैष्णवाइट।
ठीक है। अब ये जो गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता के राजा थे, गुप्ता जितने भी थे, इन्होंने जितने भी ब्राह्मण थे उनको काफ़ी सारा, मतलब उनको काफ़ी सपोर्ट किया, और बदले में जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनको क्षत्रिय, वैसे तो ये देखा जाए तो वैष्णव कास्ट के थे, वैष्णव कास्ट से थे, वैष्णव वर्ण से थे, लेकिन ब्राह्मणों ने इनको किसकी श्रेणी दी थी? क्षत्रियों की श्रेणी दे दी थी, ठीक है। उसके अलावा इसके टाइम में, कुमारगुप्त के टाइम में हुन्स इन्वेडेड, या हुन्स आ गए थे सेंट्रल एशियन रीजन से, लेकिन जो इसके बाद का किंग था स्कंदगुप्त, इसने हुनों को, जो हुन थे उनको हरा दिया था, और सुदर्शन लेक का भी मरम्मत करवाई थी। इसके बाद जितने भी किंग आए, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी किंग थे वो सारे के सारे थे वीक, ठीक है, कमज़ोर सारे के सारे राजा थे, जिसकी वजह से जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब ये लास्ट किंग था, मेनली जो लास्ट किंग था स्कंदगुप्त, जो कि पावरफुल था, जिसने हुनों को हराया था। और जो लास्ट रूलर था, लास्ट नोन रूलर, वो कौन था? विष्णुगुप्त। कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता, तो उसका हो जाएगा विष्णुगुप्त। लेकिन जो मेन लास्ट पावरफुल रूलर था वो था स्कंदगुप्त। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजा होता था तो टाइटल लेता था महाराजाधिराज के, परम भट्टारका के, ठीक है। अब जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो कैसा था? अब इसको हम ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम इंडिया का, ठीक है। अब हमारा इंडिया है, इंडिया डिवाइडेड है स्टेट्स में, ठीक है। स्टेट्स आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं तहसील में, और तहसील आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं गाँव में, ग्राम में, ठीक है। वैसे ही जो गुप्तास थे उनका पूरा का पूरा जो किंगडम था वो डिवाइड था स्टेट्स की जगह। यहाँ पे स्टेट्स की जगह आ जाएगा यहाँ पे भुक्ति, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की जगह आ जाएगा यहाँ पे विषयाज, तहसील की जगह आ जाएगा यहाँ पे विथिका, एंड ग्राम रहेगा लास्ट में, ठीक है। अब जो भुक्तीस थे वो किसके अंडर आते थे? वो आते थे उपारिकास के अंदर, ठीक है। विषयाज आते थे किसके अंदर? विषयापति के अंदर। विथिका आते थे किसके? विथि महातारास, एंड ग्राम आते थे ग्रामिका के अंदर। तो ये था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो पूरी का पूरा एम्पायर था वो डिवाइडेड था भुक्तीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विषयाज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विथिका वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्राम। या फिर अगर हम इसको उल्टा लेके चले तो अ ग्रुप ऑफ ग्राम, ग्रुप ऑफ विलेजेस वर नोन एज विथिका, ग्रुप ऑफ विथिका नोन एज विषयाज, ग्रुप ऑफ विषयाज नोन एज भुक्ति, एंड ग्रुप ऑफ भुक्ति जो मिलके बनाती थी पूरा का पूरा एम्पायर बनाती थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा उसमें लिखा है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से होते थे? कुमारमत्या, जो कि नोबल्स होते थे, नोबल्स मतलब जो डे टू डे जो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन होता था उस पर उसकी हेल्प करते थे। संधि विग्रह, वॉर एंड पीस, युद्ध और संधि के टाइम में जो ऑफिसर साइन करता था वो था संधि विग्रह का, उसको देखने का काम करता था संधि विग्रह का, ठीक है। महादंड नायिका जो चीफ जस्टिस होता था, ठीक है, जिसको मुख्य न्यायाधीश भी बोलते थे, महादंड नायिका। तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली डिमार्केटेड, मतलब एंशिएंट एज में पहली बार जो सिविल लॉज थे, सिविल लॉज हो गए जैसे सिविल मैटर्स होते, मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ठीक है, और क्रिमिनल लॉज हो गए जैसे मर्डर हो गया, होमिसाइड हो गया। इन दोनों के जो रूल्स थे, जो लॉज थे, वो क्लियरली अलग अलग कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार्स। तो उनके जो टाइम में गोल्ड कॉइन्स होते थे उनको बोला जाता था दिनार, एंड दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एंशिएंट हिस्ट्री हु वाज द विच एम्पायर या फिर विच रूलर्स इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उसका आंसर ना कुषाण होगा ना इंडो ग्रीक्स होगा, उसका आंसर होगा गुप्ता। उसका कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड देयर वाज अ डिक्लाइन इन लॉन्ग ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसका मेन जो एग्जांपल है वो होगा हमारा ट्रेड विद रोमन्स। अब गुप्तास के टाइम में जो हमारा ट्रेड था, जो गुप्तास का ट्रेड था रोमन के साथ, वो डिक्लाइन हो गया। उसका मेन रीज़न ये था कि एक पहला रीज़न तो ये था कि रोमन्स जो थे वो काफ़ी, जो उनकी इकोनॉमिक स्थिति थी, इकोनॉमिक जो
स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो गई थी, बिल्कुल ही नीचे गिर गई थी। तो एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि जो उन्होंने सिल्क हमसे इम्पोर्ट करते थे, उन्होंने सिल्क कल्टीवेट करना सीख लिया था चाइनीज़ से। तो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड था स्पेशली रोमन्स के साथ, जो कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, वो डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, उसके बाद लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स इंक्रीज्ड। अब मैंने बताया था कि गुप्ता एम्पायर, जितने भी गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो किस रूप में, किस फॉर्म में सपोर्ट किया उन्होंने? क्या करा, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट स्टार्ट कर दिया। जैसे फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म होता है एक रीजन है, एक रीजन मैंने किसी एक इंसान को दे दिया, उसको उसका गवर्नर बना दिया। ठीक है, अब वो इंसान उसका मालिक, एक तरीके से मालिक हो गया। वो क्या करेगा, जितना भी रेवेन्यू होगा वो सारा का सारा उसमें से उसका ही अधिकार होगा। वो कुछ पोर्शन किंग को दे देगा और बाकी जितना भी होगा वो उसको अपने जो भी उसका मन अनुसार होगा उसको यूज़ करेगा। तो ये था फ्यूडलिज्म, और यही फ्यूडलिज्म वन ऑफ द रीजंस होगा आगे जाके गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने का, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी रूलर्स आए थे वो सारे के सारे वीक थे। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, समंत, जितने भी समंत थे, उन्होंने जो राजा था उनका कहना मानना इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फ्यूडलिज्म था ये इट बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर विच द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइंड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विष्टि, फोर्स लेबर वॉज एन इंपॉर्टेंट टैक्स बर्डन पीजेंट्स। ठीक है, अब ये विष्टि था, ये क्या था? ये राजा जो बोलता था कि लोगों को, जो उसकी प्रजा थी, उसको फोर्स लेबर करना पड़ेगा, एज अ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स लेबर था, अगर किसी का मन नहीं भी है तो उसको करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है विष्टि क्या था, किसके टाइम में था? ठीक है, तो फोर्स लेबर था, एक प्रकार का टैक्स था जो कि राजा को भरना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टैक्सेस कौन कौन से हुआ करते थे। टैक्सेस भाग हो गया। ठीक है, 1/4 और 1/6। इसमें जो मेन भी होता था 1/4 होता था। ठीक है, ये होता था मेनली 1/4 ही मांगा जाता था। जो भी आपका लैंड, भी आप लैंड में कुछ भी उगा रहे हो तो उसका 1/4 हिस्सा राजा को जाएगा। भोग था टैक्स इन अ फॉर्म ऑफ फूड एंड फ्रूट्स। ठीक है, भोग टाइप का जो लगता है। शुल्क था टैक्स पेड बाय मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब जो भी व्यापारी एम्पायर में आ रहे हैं अपना सामान बेचने या लेके जा रहे हैं, तो उनको भी टैक्स पे करना था, उसको बोलते थे शुल्क टैक्स। ठीक है, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से थे? ताम्रालिप्ति, भरूच, कल्याण एंड कैम्बे। कैम्बे आपका गुजरात में हो गया। ठीक है, ताम्रालिप्ति आपका वेस्ट बंगाल में, भरूच एंड कल्याण हो गया आपके, भरूच हो गया आपका गुजरात में, अगेन बैरीगाजा के नाम से, एंड कल्याण हो गया आपका महाराष्ट्र में, और कैम्बे हो गया गल्फ ऑफ खंबात, अगेन इन गुजरात। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ में ब्राह्मणिकल रिवाइवल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा गुप्ताज ने ब्राह्मण्स को। तो पुराना स्मृति रिकम्पाइल, देवर अगेन रिटन। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ सती, सती था। तो सती का जो हमें एग्जाम्पल, सती का जो हमें वो मिलता है, इंसिडेंट मिलता है, वो था ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वहाँ पे फर्स्ट टाइम सती को रिकॉर्ड किया गया, मतलब सती का उल्लेख किया गया है पहली बार। तो यहाँ बताता है कि जो सती थी वैसे इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, पर थी। ठीक है, तो ये पता चलता है हमको किससे? ईरान इंस्क्रिप्शन। तो ये बन जाता है इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकता है कि वहाँ पे ईरान जो इंस्क्रिप्शन था ड्यूरिंग गुप्ताज मध्य प्रदेश में जो था, इट वाज रिलेटेड टू विच थिंग, मतलब ऑप्शन में दे देगा 4, सती था, ट्रेड था, या सोसाइटी था, किससे रिलेटेड था। उसके बाद वन सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, अनटचेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, और ज़्यादा रिजिड हो गया था, कठोर हो गया था, और जो अनटचेबिलिटी वो बढ़ गई थी। एग्जाम्पल चंदेलास। अब चंदेला जो थे वो एक कास्ट थी, अनटचेबल उनको माना जाता था, और इनको जो मेन सोसाइटी होती थी उनसे बाहर रखा जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको कंसिडर किया जाता था दोज हु डेल्ट विद मीट एंड फ्लैश। ठीक है, जानवरों की चमड़ी वगैरह से जो डील करते थे, उनका जो व्यवसाय था वो था उनसे उसमें काम करना, मीट और फ्लैश पे। तो इनको कंसिडर किया जाता था अनटचेबल्स। तो इनको साम्राज्य से कहाँ रखा जाता था? आउट रखा जाता था। ठीक है, बाहर रखा जाता था। तो ये जब भी एम्पायर में आते थे, एंट्री करते थे, तो ये हाथ में कुछ वुडन के ब्लॉक्स लेके उनको बजाते हुए आते थे, ताकि एक इंडिकेशन मिल जाए कि अनटचेबल्स आ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जो अनटचेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, एंड जो वर्ण सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। ठीक है, वुमेन फ्रॉम वेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था गुप्ताज के टाइम में जो लोअर कास्ट की वुमेन थी उनको फ्रीडम ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू आपकी जो अपर कास्ट की वुमेन थी। वुमेन फ्रॉम वेस्टर्न शूद्र बैकग्राउंड्स एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है, एग्रीकल्चर में एंगेज थी वो, उनको कृषि करने की अनुमति थी, और डोमेस्टिक सर्विसेज ग्रांटिंग देम मोर फ्रीडम। ठीक है, एंड विडो रीमैरिज वाज आल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम फॉर हायर वर्ण। मतलब जो विडो रीमैरिज था
विधवा का जो पुनर्विवाह था वो निषेध था, वो नॉट अलाउड था हायर वर्ण की लेडीज को, बट परमिटेड अमंग शूद्रास हु कुड प्रैक्टिस बोथ नियोग एंड विडो रीमैरिज। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे जो वुमेन की लाइफ थी कैसे कंट्रास्ट में थी एज कम्पेयर टू अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट में ज़्यादा फ्रीडम थी एज कम्पेयर टू अपर कास्ट। उसके बाद आते हैं हमारा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, गोल्डन फेज की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। गोल्डन फेज था, दशावतार टेम्पल बनाया था। दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है किसके टाइम में बना था, तो गुप्तास। ठीक है, ये रहा दशावतार टेम्पल। ठीक है, उसके बाद सारनाथ का बुद्धा स्टेचू, फाइनेस्ट गुप्ता आर्ट, सारनाथ बुद्ध की मूर्ति, बेहतरीन गुप्त कला। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी 2 केव पेंटिंग्स थी जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम की हैं, तो इसमें हो जाएगी हमारी अजंता एंड बाग केव पेंटिंग। जो हमारा अजंता पेंटिंग है इट इज़ इन महाराष्ट्र, एंड जो बाग केव पेंटिंग्स हैं इट इज़ इन MP। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो क्या क्या रीजन थे? फर्स्ट इज वीक सक्सेसर आफ्टर स्कंदगुप्त, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त एक लास्ट इंपॉर्टेंट किंग था, पावरफुल किंग था, जिसने हुनों को हराया भी था। उसके बाद जितने भी किंग आए थे सारे के सारे वीक थे, नहीं कर पाए कंट्रोल, तो इनकी वजह से जो हुन्स थे वो आराम से इंडिया आके सेटल हो गए। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वहाँ पे जाके सेटल हो गए। उसके बाद इन्वेजन ऑफ हुन्स, ये हम पहले में डिस्कस कर चुके। उसके बाद करते हैं राइज ऑफ फ्यूडेटरी, सामंतों का उदय। ठीक है, अब ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने क्या करा, लैंड ग्रांट्स देने लगे, लैंड ग्रांट्स। ठीक है, लैंड ग्रांट देने से क्या हुआ, फ्यूडलिज्म बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कंट्रोल था फ्यूडल लॉर्ड्स पे, आगे जाके हमने बात करी थी, जो किंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, तो उनका जो कंट्रोल था ओवर द फ्यूडल लॉर्ड वो बहुत ही कम हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया था। एंड द होल गुप्ता एम्पायर, जितने भी पूरा एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये था तीसरा रीजन। लास्ट इज डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी। ट्रेड हमने बात कर ली, लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारा ट्रेड था ऑलरेडी उनके साथ, रोमन्स के साथ, वो डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था। एंड इकोनॉमी में भी जो टैक्स लगाया जाता था पेजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इसकी वजह से इकोनॉमी भी काफ़ी सफ़र किया। ठीक है, तो ये मेन 4 रीजन थे जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। उसके बाद जो डिक्लाइन होने के बाद अब क्या होता है हमारे इंडिया में, गुप्तास ऊपर आएगी हमारी पुष्यभूति, या फिर इसको बात करते हैं वर्धन डायनेस्टी। एंड साउथ में आएंगे हमारी 2 डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं पल्लवास एंड चालुक्यास। ठीक है, ये 2 डायनेस्टीज रहेंगी, इनको हम एक ही वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री होगी वो हो जाएगी कंप्लीट। एंड इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट उसके बाद वीडियो आएगी, वो आएगी हमारी सारे के सारे PYQs TGT एग्जाम्स। ठीक है, लास्ट 25-26 ईयर्स। ठीक है, एक वीडियो इस पे आएगी। उसके बाद हम करेंगे हमारी मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, तो इसको हम करेंगे वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन के बारे में, पल्लवास में नरसिम्हा वर्मन और चालुक्य में पुलकेशिन के बारे में डिस्कस करके, एंड देन वी विल रैप अप आवर एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम लेंगे PYQs एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मिडीवल हिस्ट्री। तब तक आप सभी लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।